In example 1, if carriage of passengers was also from Malaysia for freight received in Malaysia, what would be the presumptive income under section 44B? Now, if carriage of passenger is from a port in India, then even the receipts outside India are included in the specified receipt. But what you are being told is that insofar as the Malaysia freight is concerned, the freight which was received in Malaysia in example 1, if the carriage was also from Malaysia, then what is going to happen? In that case, obviously, the freight received for the carriage of passengers from Malaysia will not be included in the specified receipt. And that is simple because अगर goods India के बाहर के किसी पोर्ट से शिप हुई है तो सिर्फ और सिर्फ उतना इनकम स्पेसिफाइड रिसीट में कवर होगा जिसको कि इंडिया में रिसीव किया गया है या वो डीम टू बी रिसीव्ड है। इसलिए अगर मैं अब दोबारा देखूं तो जहां तक बात अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया की है, कितना था वो 20 लाख, उसका 7.5% 1,50,000 इनकम में या स्पेसिफाइड रिसीट में इंक्लूड होगा और उसका 7.5% हमने इनकम में कैलकुलेट कर लिया। अमाउंट रिसीव्ड इन मलेशिया वॉज 1 करोड़, बट यू आर टोल्ड कि जो ये 1 करोड़ मिला है इसका पैसेंजर भी बाहर से ही बोर्ड किया गया है, विच मीन्स इंडिया में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। टोटल इनकम कितनी हो गई? 1,50,000, टैक्स रेट 40% यानी 60,000। एक फॉरेन कंपनी थी इसलिए हमने टैक्स रेट 40% लगा दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ऑब्वियसली फ्रेट वॉज रिसीव्ड इन इंडिया, हियर ऑल्सो इट वॉज रिसीव्ड इन इंडिया, बट अर्लियर गुड्स वर पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। In this case, both the carriage of passengers and everything was from outside India. Only freight received in India will be considered in case of carriage of passenger from any port outside India. Now, deduction of any expenditure. क्या आपको जो expenditure आपने incur किया है इस income को earn करने के लिए वो deduction मिलेगी? The answer to that is no. Presumptive tax provision of section 44B overrides section 28 and to section 43A. Since section 44B overrides section 28 to 43A, इन दोनों सेक्शन को इंक्लूड करके जो भी इनके बीच में फॉल करता है उसकी डिडक्शंस को ओवरराइड करते हैं। नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर वुड बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग प्रिजम्पटिव इनकम। मेरे पुराने एग्जाम्पल में यहाँ पर इनकम कैलकुलेट करने के बाद एक बार ही 1,50,000 मेरी इनकम कैलकुलेट हो गई, मैं इसमें किसी भी एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं दूंगा। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। अब सेक्शन 44B जो है वो ओवरराइड करता है सेक्शन 28 टू 43A को, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ जो है वो इन सेक्शन में कवर नहीं होता। किस चीज का? लॉसेस का, क्योंकि इससे गवर्न नहीं होता मतलब उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन 28 टू 43A में जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा, बट बाकी प्रोविजन है जो अदर प्रोविजंस ऑफ IT एक्ट है रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस वुड बी एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44B। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वुड बी अवेलेबल, ये भी अवेलेबल रहेंगी, यानी कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। चैप्टर 6A की डिडक्शन भी मिल जाएंगी। क्या नहीं मिलेगा? सेक्शन 28 से लेके 43A तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे अगर आप ऑप्ट करते हैं किस चीज के लिए? फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44B। Provisions of section 44B are only for computing the presumptive income. Tax liability will be determined as per the normal provisions of the IT Act. Mr. Jim is a non-resident and is engaged in shipping business. During 2016-17, he collects the following freight. Mr. Jim does not have any other income in India. Rupees 50 lakh for shipping of goods from Chennai port. Amount of freight was paid in India. It also collects demurrage charges of 60,000 and handling charges of 40,000.
तो यानी सबसे पहले इन्होंने क्या रिसीव किया, 50 लाख रुपए. आई विल शो यू द आंसर ऑल्सो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इन की स्पेसिफाइड रिसीट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा. 50 लाख क्योंकि दे आर फॉर कैरियज ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, दे विल बी इंक्लूडेड इन द स्पेसिफाइड रिसीट्स. मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई भी डेमरेज चार्जेस या हैंडलिंग चार्जेस हैं जो नॉन रेजिडेंट को मिलते हैं इंडिया से, वो भी इंक्लूड होंगे. तो 60 + 40 1 लाख के जो डेमरेज चार्जेस हैं ये भी नॉन रेजिडेंट की इनकम में इंक्लूड हो गए. अमाउंट ऑफ ₹2 crore फॉर शिपिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम सिंगापुर पोर्ट, फ्रेट पेड इन सिंगापुर. सिंगापुर पोर्ट से कुछ गुड्स शिप हुए और फ्रेट जो है उसका पेमेंट भी सिंगापुर में हुआ. अगर कोई गुड्स इंडिया के बाहर के पोर्ट से शिप होते हैं तो वो इंडिया में टैक्सेबल्स या स्पेसिफाइड रिसीट में तभी इंक्लूड होता है अगर वो पैसा या तो इंडिया में रिसीव हुआ है या डीम टू बी रिसीव हुआ. इस केस में फ्रेट इंडिया के बाहर रिसीव हुआ है तो इसलिए सिंगापुर इनकम का हम 0 इंक्लूड करेंगे. अमाउंट ऑफ 1 crore फॉर शिपिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम मलेशियन पोर्ट, फ्रेट पेड इन इंडिया. He incurred expenditure of ₹5 lakh in India for such shipping business. He had brought forward loss of 50,000 from manufacturing business in India. Calculate the tax liability of Mr. Jim. अब हमने एक इसमें छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है जिसमें हमने ये डाला है कि he had a business loss of 50,000 from manufacturing business in India, right? और ये लिखा हुआ है कि ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम इन इंडिया. इनको रिलेट आप ऐसे कर सकते हैं कि मेरी इनकम नहीं है, खाली एक लॉस है जो इंडिया में मैंने इनकर किया. अब सिंगापुर का तो 0 हो गया. जहां तक बात मलेशिया की है उसमें क्या होगा, क्योंकि फ्रेट इंडिया में पे हुआ है इसलिए 1 करोड़ रुपए जो है ये आपका इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, यानी स्पेसिफाइड रिसीट्स में आ जाएगा. सेकेंड है कि इनका खर्चा हुआ है 5 लाख रुपए का, 5 लाख का एक्सपेंडिचर इनकर किया है. Will this be reduced? The answer is no, 0. Because when you are opting for 44B, the provision relating to 28 to 43A are not applicable. ये डिडक्शन नहीं मिलेगी. हाँ, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अगर आपका है वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं. तो यानी ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है मेरा सेट ऑफ हो जाएगा. चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो व्हाट इज द इनकम? Shipping of goods from Chennai port, 7.5% of 50 lakh plus 1 lakh. ये एक डेमरेज का और एक इसका. Shipping of goods from Singapore port 0, like I mentioned. Shipping of goods from Malaysian port 1 crore, yes, 7.5% of this. 51 lakh का 7.5% ये आ गया. Shipping of goods from Malaysian port का 1 crore का 7.5% ये आ गया. टोटल बिजनेस इनकम हो गई आपकी 1132,500. बिजनेस एक्सपेंडिचर आपको नहीं मिलेगा. ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो है वो आपका सेट ऑफ करके 50,000 का माइनस हो जाएगा. 1132 में से माइनस करके आपकी नेट इनकम 10,82,500 आ गई. अब जैसा हमने आपसे पहले कहा था, इनकम आप 44B में कैलकुलेट करेंगे. टैक्स लायबिलिटी आपकी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से लगेगी. जिम जो है एक इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट. आप इंडिविजुअल के स्लैब्स के हिसाब से टैक्स रेट लगाएंगे और ये कैलकुलेशन करके आपका 1,54,243 आ जाएगा. ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए. एक बारी फिर भी इनको देख लेते हैं. व्हेन गुड्स आर शिप्ड फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, फ्रेट शुड बी रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया in order to include it in taxable income. As goods are shipped from Singapore port, freight received in Singapore will not be considered for 44B. Deduction of business expenditure will not be allowed. Provision of 44B are only for calculating presumptive income. Tax liability will be determined as per the normal slab rates applicable to individuals. इसी में एक छोटा सा वेरिएशन और है. इन द अफोरसेड एग्जाम्पल, अज्यूम दैट द असेसी इज ऑल्सो एलिजिबल टू क्लेम चैप्टर 6 से डिडक्शन ऑफ ₹1 lakh. अदर फैक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड. कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जिम. 10,82,500 की जिम की इनकम थी लास्ट टाइम में. चैप्टर 6 से का डिडक्शन इज अवेलेबल इवन व्हेन यू कैलकुलेट इनकम अंडर द प्रिजम्प्टिव बेसिस. तो 1 लाख आपका रिड्यूस हो गया.
नेट इनकम आ गई आपकी 982,500 की. इस पे द मोमेंट यू अप्लाई द टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, द टैक्स विल कम टू 1,25,140.